उधर खार्किव में रूस को भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी सेना के लिए ईंधन ले जाने वाले के काम में लगी गाड़ी को तबाह कर दिया गया है और अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें फ्यूल ट्रक धुंधु कर जलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये खार्किव यूक्रेन की तस्वीरें हैं और आप देखिए किस तरीके से जो फ्यूल ट्रक था वो धू-धू कर जल रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई सारी बमबारियां हो चुकी हैं और दोनों ही तरफ से हमले भी तेज हो रहे हैं। यूक्रेन का हर शहर आज की तारीख में शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। आज की तारीख में यूक्रेन का हर शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उसमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत के लिए तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने राजधानी कीव और अपने नागरिकों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर रखा है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 से ही अपने मेट्रो स्टेशनों को जंग के हालात में बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहां तक कि शहर के मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों के लिए रूसी फौजों की बमबारी से बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। कीव में सबसे पहला मेट्रो सबवे 1960 में तैयार कर दिया गया था। І сьогодні ще більше, ніж вчора. Наші хлопці і дівчата, усі захисники України, не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. Сили протиповітряної оборони України захищають наше небо. Наше українське небо настільки, наскільки це можливо. Авіація ворога підло діє над жилими кварталами і в тому числі в столиці. Жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом, бомбардування, влучення у житловий будинок, пожежа. Все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році. व्लादिमीर जेलेंस्की की उपलब्धि ये नहीं है कि युद्ध में वो रूस की शक्तिशाली रेड आर्मी के सामने डटकर खड़े हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो जिंदा हैं और अपनी सेना का नेतृत्व एक गुप्त बंकर में रहकर कर रहे हैं। अपने सुरक्षित इसी बंकर से वो कभी अमेरिका के सांसदों से मदद मांगते हैं तो कभी ब्रिटेन की संसद भवन को संबोधित करके यूक्रेन का हाल बताते हैं। इसी बंकर से जेलेंस्की दुनिया से हर वो मदद की अपील कर रहे हैं जिससे उनके देश, उनके लोग सुरक्षित रह सकें। інших. Війна в Україні стає рутинною, на жаль. Але це правда, рутинною. Але не для тих, чиє життя під загрозою кожну хвилину. Хто як мешканці нашого міста, наприклад, Маріуполь, більше 3 тижнів у повній блокаді. Без всього. Без життя, без їжі, без води, елементарних медикаментів, без зв'язку. Хто змушений сидіти в підвалах, ховатися. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक दे।
लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए हैं और यूक्रेन की तरफ से रूस का सामना एक ऐसा शख्स कर रहा है जो तुक्के से देश का राष्ट्रपति बन गया। अब वो अपने देश को युद्ध में छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, हर तरह से युद्ध के मैदान में उतर गया है।